हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फिर से जेकेएसएसबी को लेकर है। और जेकेएसएसबी में जो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है उसमें जो मैथमेटिक्स सेक्शन आपकी आ रही है उसमें से मैंने ये सेकेंड टॉपिक उठाया है और टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पहला टॉपिक हमने कवर किया था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। आई होप आप सबको समझ आया हो। अब हम दूसरे पे आ रहे हैं और फिर बाद में हम जब ये पूरे आपके जो है चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम इन पे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो जनरली बच्चे जो है इसको क्लास 9th और 10th में पढ़ते हैं, लेकिन अगर किसी का मैथमेटिक बैकग्राउंड नहीं रहा है ग्रेजुएशन में तो डेफिनेटली उसको चीजें भूल गई होती है। तो दैट्स वाई थोड़ी सी रिवीजन जो है इंपॉर्टेंट होती है। और अगर कोई मैथमेटिक वाला है भी है जिसका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहा हो ग्रेजुएशन में, उसके लिए भी ये जो थोड़ा सा रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले, जैसा कि टॉपिक आपको दिख रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो ये चीज होती क्या है। जो मैंने आपके सामने इक्वेशंस लिखी है ना, इन्हीं को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। इसी फॉर्म की इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। सपोज मैंने एक इक्वेशन ऐसे लिख दी। इस तरह की जब भी आपको कोई इक्वेशन दिखती है तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, इसका नाम देखो क्या है। लीनियर मतलब होता है कि दोनों के दोनों वेरिएबल आपको जो यहाँ दिख रहे हैं उनकी जो पावर है वो वन वन है कि नहीं। कहीं आपको स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ, टू का स्क्वायर होता है, डजंट मैटर, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं वेरिएबल की पावर की बात कर रहा हूँ। अब डिग्री क्या होती है किसी इक्वेशन में, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको, वन वन। तो इसलिए इसका नाम जो है वो लीनियर है। और इसके बाद अगला जो वर्ड है वो इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, जहां पे भी आपको इक्वालिटी दिखती है, जिस भी एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल में हम कह सकते हैं, जहां आपको जब इक्वालिटी आ जाती है वहां पे, मतलब दो साइड्स आपकी हो जाती हैं, वहां पे हम उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन। उसके बाद टू वेरिएबल्स सामने दिख रहा है, यहाँ पे एक्स और वाई दिख रहा है आपको, ठीक है। एक्स और जेड हो सकता है, वाई और जेड हो सकता है। तो जनरली जब हम बात करते हैं तो हमें इस तरह से मेंशन करना होता है जनरली, किसको, एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को। मैंने यहाँ पे दो लिखी हुई है। अब इसका रीजन क्या होता है, जब भी आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो जितने वेरिएबल्स होते हैं आपके पास उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। तो इस पे आराम से आते हैं अभी हम। अब ये जो आपकी इक्वेशंस मैंने जनरली लिखी हैं, इनको कैसे आपने समझना है, ये किस हिसाब से आपके सामने पेपर्स में आ सकती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो गाइज, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन अगर है, सपोज कोई भी इक्वेशन जैसे मैंने पहले लिखी थी, सपोज आपके पास ये इक्वेशन है, ये एक्चुअल में होता क्या है, इक्वेशन होती क्या है? अगर मैं ग्राफिकली बात करूं, ये इक्वेशंस आपकी लाइन रिप्रेजेंट करती हैं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जैसे मान लो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर एक लाइन ड्रॉ करनी है, ग्राफ पे इसको प्लॉट करना है, तो मैं y की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है ना। और फिर हम क्या करेंगे, ये बॉक्स बनाते थे आप छोटी क्लास में, है ना। तो फिर आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालो। जैसे अगर मैंने x की वैल्यू 0 डाली तो मेरा y जो है 7/5 आएगा। कुछ भी आ सकता है, आपको सिंप्लीफाई चीजें रखनी है, उसके लिए आप उसी हिसाब से नंबर लोगे जो आप प्लॉट कर सकते हो। और सपोज अगर मैंने 1 ले लिया तो 7 - 2 5 डिवाइड बाई 5 1 आ जाएगा। तो फिर आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करते थे, ठीक है। अब जहां पे भी आपका 0 और 7/5 आएगा, x0 है, ये 7/5, 7/5 समथिंग 1 के ऊपर होगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ जनरल बता रहा हूँ ऐसे। तो यहाँ पे कहीं अगर इसको सपोज मैंने बना दिया, उसका 1 1 कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं। तो आप देखोगे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। आप इतना डीप मत जाओ इसमें, मैं से समझा रहा हूँ आपको कि कोई भी आपकी लीनियर इक्वेशन होती है ना, वो लाइन को रिप्रेजेंट करती है। आपको वो किसी भी हिसाब से आपके एक्स वाई एक्सिस पे एक लाइन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास दो लाइंस हैं, ठीक है ना। मैंने दो इक्वेशन लिखी है तो ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी। अब इन्हीं दो लाइंस का नेचर कैसा है, उस पे हमारा ये चैप्टर जो है, हमारा टॉपिक जो है वो वर्क करता है, ठीक है। ये दोनों लाइंस आपस में कैसी हैं, इनका रिलेशन कैसा है आपस में, उसके हिसाब से इनके सॉल्यूशंस होते हैं। और सॉल्यूशंस कैसे होते हैं उस हिसाब से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अभी बात करते हैं उसके बारे में। तो गाइस देखो, एक सिंपल सी बात, अगर मैं आपको दो लाइंस दे दूं, उन दो लाइंस का नेचर कैसा कैसा हो सकता है। अब नेचर क्या मतलब हुआ, देखो, ठीक है। मैंने आपको दो लाइंस दी हैं, उनका नेचर कैसा होगा। अब नेचर का मतलब क्या होता है, हो सकता है मैंने आपको दो लाइंस दी तो वो आपस में कैसी हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो। इंटरसेक्टिंग मतलब ये होता है कि वो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मतलब ये हुआ कि मैंने आपको दो लाइंस दी थी, हो सकता है वो ऐसी थी कि जो आपस में इंटरसेक्ट कर गई, ठीक है ना। अच्छा, एक ही आपका केस बनता है,
दूसरा केस आपका ये बनता है कि हो सकता है वो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट ना करें। अब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो वो कौन सी लाइन होंगी, डेफिनेटली वो कौन सी लाइन होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। तो पैरेलल लाइंस कभी भी अगर आप देखते हो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, उनके बीच जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, आप कहीं पे भी उनको ले जाओ। सो ऐसा हो सकता है। अब तीसरा केस क्या होता है कि हो सकता है लाइन जो है वो इंटरसेक्ट भी ना करे, लाइन पैरेलल भी ना हो। तो आप सोचोगे फिर तीसरा कौन सा हो सकता है केस, तो तीसरा केस क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइंस मतलब क्या होता है कि एक लाइन जहां पे है उसी पे दूसरी लाइन भी आ रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आपको ऐसे थोड़ा इसको बोल्ड करके दिखा रहा हूं ताकि आप समझ जाओ कि दोनों लाइन सेम है। ये आपकी तीन तरह की, मतलब दो लाइंस अगर आपको कभी भी मिलती हैं तो वो इन तीनों में से किसी एक को फॉलो करेंगे, है ना। ऐसे होगा ना, अगर मैं आपको दो स्टिक्स दे दूं, उन दो स्टिक्स के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, आप उनको ऐसे रख सकते हैं, आप उनको पैरेलल रख सकते हैं, आप उनको एक दूसरे पे रख सकते हैं। तो यही आपके जो है वो तीन केस बनते हैं जब भी हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। अब बात ये आती है कि क्या एग्जाम में हम मतलब लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर पता करेंगे कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन सी इंटरसेक्टिंग है, कौन सी कोइंसिडेंट कर रही है। नहीं, हमें एक एक होता है ना वर्किंग नॉलेज, आपके पास इक्वेशन है, ये मैंने दो इक्वेशंस लिखी हैं, इनको देख के कैसे पता चलेगा कौन सा केस आएगा, सो वो आपको बताना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, एक और मैं आपके सामने कॉलम बनाता हूं, रिलेशंस, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स। तो कहने का मतलब ये है इनके कोफिशिएंट कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं ना, उस पर डिपेंड करता है इनका नेचर कौन सा होगा। ठीक है ना, आपको एग्जाम में दो इक्वेशंस आएंगी, आप पेपर कर रहे हो वहां पे आपको दो इक्वेशंस आई हुई हैं, तो वहां पे थोड़ी ना आप ग्राफ ड्रॉ करने वाले हो। तो आपको सिर्फ इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स होंगे ना, कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, जो आपके वेरिएबल्स के कोफिशिएंट दिख रहे हैं आपको, और एक कांस्टेंट टर्म जो होती है ना। आपके लीनियर इक्वेशन में आपको वेरिएबल एक्स और वाई के कोफिशिएंट दिखने वाले हैं, उनको कोफिशिएंट बोल रहा हूं मैं, और एक कांस्टेंट टर्म होती है खाली। तो वो कैसा एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं ना, उस पर डिपेंड करता है कि आपका सोल्यूशन कौन सा होगा, आपकी लाइन कैसी होगी। ठीक है, सो अब वो रिलेशन क्या है, सुनो ध्यान से। जब आपकी लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, उस केस में आप देखेंगे रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो है अनइक्वल होंगे, मतलब आपके पास दो इक्वेशंस है लाइन की, आपने उसको जनरल फॉर्म में पहले लिखना है। जनरल फॉर्म क्या होती है, इस तरह से, मतलब x का कोफिशिएंट जो भी होगा यहाँ पे वो लिखा x प्लस b1y इक्वल टू c1, फिर a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। मतलब जो भी आपकी दो इक्वेशंस होंगी उनको आपने प्रॉपर्ली ऐसे लिखा। उसके बाद x के कोफिशिएंट को पहली वाली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होगा उसको a1 बोल दिया वहां पे उसके हिसाब से मैंने, और y का कोफिशिएंट को मैंने b1 बोल दिया, जो पहला का कांस्टेंट होगा उसको c1 बोल दिया, ऐसे दूसरे में लिखा हुआ मैंने। अब x x दोनों के कोफिशिएंट जो है उनका आपने क्या करना है, रेशो निकालना है। वो रेशो फिर b1 b2 के रेशो के साथ इक्वल नहीं होना चाहिए, फिर वो दोनों ही c1 c2 के इक्वल नहीं होने चाहिए, मतलब ये जो है अनप्रोपोर्शनल होने चाहिए। अनप्रोपोर्शनल क्या होता है कि मतलब जैसे यहाँ पे 2/3 है, वहां पे 5/4 रख लो, वहां पे 7/6 आएगा, तो मतलब कभी भी कैंसिल करके भी ये इक्वल नहीं आने चाहिए, अनइक्वल आने चाहिए। बात समझ आ गई। सो पहला केस हमारा ये आता है। दूसरा है जब लाइंस कैसी है, पैरेलल। जब लाइन पैरेलल होती है उस केस में आपके पास ये कंडीशन बनती है। अब कंडीशन क्या है, ये जब लाइन पैरेलल है तो आप देखोगे x और y के कोफिशिएंट जो है ना वो प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब a1/a2 करोगे और b1/b2 करोगे, आंसर सेम आएगा, दोनों की रेशो सेम आएगी, लेकिन जो कांस्टेंट होंगे दोनों इक्वेशंस में उनकी रेशो जो वो अनइक्वल आनी चाहिए। सो ये क्लियर हो गया। उसके बाद कोइंसिडेंट में क्या आएगा आपके पास, a1 a2 b1 b2 और c1 c2, ये तीनों इक्वल आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास जो भी आपको इक्वेशन मिलती है वहां से आपको सीधे इक्वेशन देखते हुए सीधे इक्वेशन से कोफिशिएंट उठाने हैं, और कोफिशिएंट में ये चीज चेक करनी है, ये तीनों चेक करने हैं। इन तीनों में से कोई एक ना एक वो पक्का फॉलो कर रहा होगा, जो भी आपके यहाँ पे आपको इक्वेशन दी होगी उनके कोफिशिएंट पक्का तीनों में से कोई एक चीज फॉलो कर रहे होंगे। उसके बाद आपको आइडिया होगा कि आपकी जो लाइन है, जो आपकी दो लाइंस हैं, वो कौन से नेचर की हैं, वो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, वो लाइंस पैरेलल हैं, वो लाइन कोइंसिडेंट है कि नहीं। ठीक है, सो ये सबसे बेसिक चीज है उसके बारे में। अब बात ये आती है कि अगर आपके पास ये आपको पता लग गया, उसके बाद क्या। अब आपको जब आपको पता लग जाता है कि आपकी लाइंस कैसी हैं, उसके बाद आप एक और चीज पता लगाओगे कि इसके सॉल्यूशंस कैसे मिल रहे हैं और कितने होंगे।
अब सोल्यूशन कैसे हैं, कितने हैं, वो कैसे पता चलता है? देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सोल्यूशन क्या होता है। दो लाइंस का सोल्यूशन, आप बोलते हैं ना फाइंड द सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग, या आपको दो लाइंस दी होंगी, बोलोगे सोल्यूशन निकालो। सोल्यूशन मतलब होता है वो पॉइंट फाइंड आउट करना जो दोनों लाइंस पे कॉमन हो। ठीक है, सोल्यूशन का मतलब वही होता है, वो चीज फाइंड आउट करना, वो पॉइंट फाइंड आउट करना जो दोनों लाइंस पे कॉमन हो। जैसे मैं बोलता हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन अगर आपको पता हो, मैथ्स में इंटरसेक्शन होता है कॉमन। ठीक है ना, अगर किसी ने सेट थ्योरी पढ़ी हुई है क्लास 11th की तो उसको पता होगा कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। सो कॉमन पॉइंट ढूंढना दोनों लाइंस पे, वही तो क्या होता है आपका। देखो कॉमन पॉइंट क्या होगा, जहां पे दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो यही होता है इन लाइंस का, इंटरसेक्टिंग लाइन का सोल्यूशन क्या है, ये। ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं पैरेलल लाइन में कौन सी लाइन, कौन सा पॉइंट आपको कॉमन दिख रहा है, क्या कोई पॉइंट कॉमन दिख रहा है दोनों में? कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब है इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि कोई कॉमन ही नहीं है पॉइंट। पैरेलल लाइन में कुछ कॉमन होगा क्या? नहीं होगा, वो एक पर्टिकुलर दूरी बनाकर चल रहे होंगे। अब कोइंसिडेंट की बात करूं, यहाँ पे कितने पॉइंट्स कॉमन है? एक, दो, तीन नहीं, इनफाइनाइट, कितने सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। जब दोनों लाइन एक दूसरे पे आ गई तो उनमें क्या कॉमन है? सब कुछ ही तो कॉमन है उनके बीच में। सो एक और चीज यहां से पता चलती है कि यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन होता है, ध्यान से सुनिए, इसका सोल्यूशन होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन आता है वो यूनिक, यूनिक मतलब एक ही आंसर आएगा क्योंकि पॉइंट ही एक है। और यहां पर क्या होगा, क्या आएगा आपका? नो सोल्यूशन। यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट ही कॉमन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कितने सोल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर होगा कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन क्यों आने वाले हैं यहाँ पे, क्यों आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉमन पॉइंट्स कितने हैं? इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो भी आंसर्स आएंगे वो इस तरह से आपको मिलने वाले हैं। ये चीज क्लियर होगी आपको? ठीक है, एग्जाम में आपको बहुत बार सिर्फ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। अभी मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, आपको बिल्कुल क्लियर होगी चीज। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आपको दो लाइंस दी हैं, दो इक्वेशंस दी हैं, बोला हुआ है कि बताओ क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है? देखो, कंसिस्टेंट इक्वेशंस वो होती हैं जिनका एटलीस्ट हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। अब मैं एटलीस्ट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं कि एक में तो चलो आपको पता ही है यूनिक सोल्यूशन तो मिलना ही मिलना है। यहाँ पे कितने सोल्यूशन मिलेंगे? बहुत सारे, लेकिन एटलीस्ट इसमें आंसर तो मिल रहे हैं। तो एक चीज बड़े ध्यान से आपने सुनना है कि कंसिस्टेंट इक्वेशंस कौन सी होती है, कंसिस्टेंट लाइन कौन सी होती है जिनके सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं। ये आपका कंसिस्टेंट है, इसमें सोल्यूशन मिल रहा है। ये आपका कंसिस्टेंट है, इसमें सोल्यूशन मिल रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट। तो यूनिक सोल्यूशन जिसमें मिल रहा होता है आपको, वो लाइन कंसिस्टेंट होती है। जिसमें आपको इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन भी मिल रहा है, वो भी कंसिस्टेंट होती है। लेकिन जिसमें आपको नो सोल्यूशन, यहाँ पे सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, वो आपका कंसिस्टेंट नहीं होता। वो क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, बात समझ आई? तो आप, ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट होता है। तो आप लोग जो है इसको एक फ्लो चार्ट की तरह अपने पास उतार सकते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। मैं हट जाता हूँ थोड़ा पीछे। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब जो वर्किंग नॉलेज होता है वो बड़ा डिफरेंट सा होता है। वर्किंग नॉलेज क्या होता है कि आपको, मैंने अभी क्वेश्चन देना है तो आपने उसको सॉल्व कैसे करना है, मैं सॉल्व कैसे करना है उसकी बात ही नहीं करी कि सॉल्व किसको करना है। हो सकता है ना आपके पास जो इक्वेशन दी जाए, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये इक्वेशन अगर आपको आती है दोनों, और वो ये वाला केस हो, इस वाले केस में आंसर आएगा क्या? कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है। तो आप कहाँ मेहनत करते रहोगे? आपको अगर पता भी है कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड हमारे पास है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे पास है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे पास है, लेकिन अगर आपकी इक्वेशन ऐसी हुई जिनका सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर आप टाइम वेस्ट करोगे, एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो पहले आपको ये पता लगाना है कि इसका सोल्यूशन कौन सा है। जब सोल्यूशन कौन सा पता होगा तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यूनिक सोल्यूशन जब आपका पता लग जाता है कि इसका सोल्यूशन यूनिक है, उसके बाद ही हमें उसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के तीन तरीके हैं हमारे पास, लेकिन तीनों के तीनों को आपको मास्टर नहीं करना है। मैं यहाँ पे आपको एकेडमिक्स नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको कॉम्पिटिटिव के हिसाब से बात करिए। और कॉम्पिटिटिव में वो चीज करनी जो ज्यादा इफेक्टिव होती है, वो चीज जो आपका टाइम बचाए और उससे जल्दी आंसर आए। तो हम एक ही मेथड यहाँ पे करने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड, जो सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले आप यहाँ तक देख लीजिए, ये चीज सारी आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से रिवाइज कराऊं, आपके पास दो लाइंस हैं, सबसे पहले उनके कोफिशिएंट उठाकर आपने चेक करना है कि क्या इनमें से कोई कंडीशन वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्या वो ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहे हैं।
कोई ना कोई तो करती होंगे। तो जो भी वो कंडीशन फॉलो करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि वो दो लाइंस आपस में कैसे बिहेव कर रही हैं, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पैरेलल है या वो कोइंसिडेंट है। अगर वो पैरेलल है तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला है क्योंकि उनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर वो कोइंसिडेंट है तो उसमें बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल सोल्यूशन आएंगे, तब भी हम उसको नहीं निकाल सकते क्योंकि जब इनफाइनाइट सोल्यूशन हो तो कितने निकालोगे, ठीक है ना। आपको सोल्यूशन सिर्फ किस केस में निकालना होता है, जब यूनिक सोल्यूशन आता है। और यूनिक सोल्यूशन कब आता है, यूनिक सोल्यूशन मतलब एक आंसर कब आएगा, जब लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ये मैंने आपको चीज बताई। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है, कंसिस्टेंट लाइंस। कंसिस्टेंट लाइंस ये होता है कि वो लाइंस जिनका सोल्यूशन आपको मिल सकता है या जिनका सोल्यूशन होता है, या जो लाइन एक दूसरे को एटलीस्ट टच कर रही है, ठीक है। तो वो आपका कौन कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन आपकी कंसिस्टेंट लाइन होती है। उसके बाद आपके पास जो है कोइंसिडेंट लाइन जो है वो भी आपकी कंसिस्टेंट होती है, जिसमें आपको सोल्यूशन मिलता है, यूनिक सोल्यूशन, इनफिनिट मैनी सोल्यूशन। इन केसेस को आपने क्या बोलना है, कंसिस्टेंट। और जिसमें आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है, पैरेलल लाइन वाला केस, उसमें आपको क्या बोलना है, इनकंसिस्टेंट। तो अभी हम सीखेंगे नेक्स्ट जो है हमारा, कि हम दो इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो गाइज मैंने आपके सामने एक यहाँ पर इक्वेशंस का सेट लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन का सेट लिखा हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सॉल्व कैसे करना है और एलिमिनेशन मेथड ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपका सिंपल ही होता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी सिंपल होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है वो भी। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप एक चीज को मास्टर करें ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। तो अभी मैं एलिमिनेशन मेथड से आपको सिखाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने जो भी क्वेश्चंस लिखी हैं, क्या वो प्रॉपर जनरल फॉर्म में है, बिल्कुल है, ठीक है। ऐसे होना चाहिए था ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तो उस तरह से दोनों लिखी हुई है। सो पहले यही देखना है आपने कि क्या वो प्रॉपर तरीके से लिखी है, या प्रॉपर मतलब क्या होता है, हो सकता है एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए या आपका टाइम थोड़ा सा वहां पर वेस्ट करवाने के लिए आपको 3x मिले और यहाँ पे -2 आ जाए और 2y इस तरफ हो माइनस का, ठीक है ना। इसको ऐसा लिख सकता है वो कि 3x माइनस टू इक्वल टू -2y। तो उसमें होगा कुछ नहीं, पहले आपने इसको अरेंज करना है प्रॉपर, जैसे अभी किया हुआ मैंने। सो जब ये अरेंज हो जाता है उसके बाद एलिमिनेशन मेथड आपका काम में आएगा। सो एलिमिनेशन मेथड मतलब ये होता है, जैसे नाम में भी एलिमिनेशन है, तो ये किस पे जो है काम करता है कि आपको दोनों में से किसी एक वेरिएबल को यहां से एलिमिनेट करना है। अब वो आपका x हो सकता है, आपका y हो सकता है, जो आपको बेस्ट लगे, आपको उस वेरिएबल को यहां से रिमूव करना है। अब रिमूव कैसे करना है, देखो रिमूव कैसे हो सकता है, यहाँ पे आपके पास 3x है, यहाँ पे 5x है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 2y है, यहाँ पे -4y है। तो दोनों में से किसी एक को, मतलब यहाँ तो x वाले सारे दोनों उड़ा दो या y वाले दोनों उड़ा दो। तो उड़ाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर मैं बात करूं यहाँ से मुझे 5x और 3x है, मुझे दोनों को उड़ाना है, तो मुझे यहाँ पे भी 5x चाहिए, यहाँ पे भी 5x होना चाहिए, यहाँ पे भी 5x होता, मैं माइनस करता, उसका 5x कैंसिल। या फिर यहाँ पे अगर 2y लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2y होता, यहाँ पे 4y होता, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि दोनों के जो है, जैसे x की बात कर रहा हूं मैं, xy की बात नहीं कर रहा हूं कि x और y दोनों देखते हैं ना। आपने एक वेरिएबल पकड़ना है, आपने सिर्फ x देखना है, उसके कोफिशिएंट जो है, जैसे x आप दोनों का देख रहे हो, इन दोनों के कोफिशिएंट आपको इक्वल करने हैं। जब इक्वल होंगे फिर हम माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो मेरे पास एक नंबर है 5, ठीक है, और दूसरा नंबर है 5, मेरे को वहां से दोनों को कैंसिल करना है, तो मुझे क्या ऐड करना चाहिए, नहीं, मुझे माइनस करना होगा। 5 - 5 0। और अगर मेरे पास एक नंबर 5 है, दूसरा नंबर -5 है, तो क्या अभी भी माइनस करूंगा, नहीं। अब मैं अगर माइनस करूंगा तो 5 माइनस -5 हो जाएगा, वो 10 बन जाएगा। सो यही चीज आपने देखनी है कि आपका दोनों नंबर्स का साइन क्या आता है, उसके हिसाब से ऐड या माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये आप पे है कि आपको x के कोएफिशिएंट इक्वल करना है या आपको y के कोएफिशिएंट इक्वल करना है। मैं डिसाइड करता हूं कि यहाँ पर मुझे y के कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं, जो आपको सही लगे। सो मैं y के कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए काम करने वाला हूं। देखो ऊपर y का कोएफिशिएंट 2 है, नीचे y का कोएफिशिएंट 4 है, ठीक है। या तो इसको आप क्या कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर दो सबको, तो ये क्या बन जाएगा -2। या फिर आप क्या करो, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या बन जाएगा 4। अब डिवाइड करने से क्या नुकसान है, जब मैं डिवाइड करूंगा ये तो ठीक है, -4 को डिवाइड करूंगा 2 से तो -2 परफेक्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5/2 आएगा, यहाँ पे 18/2 आएगा। 18/2 भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन 5/2 जो है फ्रैक्शन हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होता है, फ्रैक्शन जो है हमारा टाइम खाती है वो। तो हमें उसको अवॉइड करने के चक्कर में हम इसको कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बड़े को छोटा करना तो डेफिनेट डिवाइड ही करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर छोटे को बड़ा करना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई में फ्रैक्शन तो नहीं आएगी, क्योंकि मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सब 2 से मल्टीप्लाई आएंगे। 3 to the 6, 2 to the 4, तो आराम से कर सकते हैं। सो तरीका क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे जो भी आपकी क्वेश्चंस होंगी
सपोज इसको मैंने 1 रख दिया, इसको मैंने 2 रख दिया। अब मैं प्रॉपर आपको मतलब बता रहा हूँ कि लिखना कैसे है। एग्जाम में कुछ नहीं लिखना, आपने 1 2 करने की जरूरत नहीं है। आप इसी के बाद एग्जाम में इसके कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना होगा, आंसर। एग्जाम कॉम्पिटिटिव में आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला है कि आप कितना बढ़िया लिख रहे हैं, ठीक है ना, वो सिर्फ स्कूल वाले बच्चों के लिए होता है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं इन दोनों इक्वेशंस में, तो मैं क्या करने वाला हूं, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय व्हाट। देखो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपने पहले डिसाइड किया होगा कि आप किसके कोएफिशिएंट इक्वल करने वाले हो। मैं y का करने वाला हूं, तो मैंने y के हिसाब से बात करनी। तो y का कोएफिशिएंट क्या है, 2। मुझे -4 बनाना है इसको, या -4 बनाऊंगा या +4 बनाऊंगा, फिर बाद में उसी हिसाब से प्लस या माइनस कर दूंगा। तो +4 बनाते हैं हम, ठीक है। सो मुझे 2 को 4 बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी वन। अब देखो इक्वेशन में एक ही चीज होती है, मान लो आपके पास तराजू है, तराजू में यहां से कुछ निकालोगे तो यहां से भी निकालना पड़ेगा, यहां पे कुछ डालोगे यहां पे डालना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। सो वही चीज है यहाँ पे। यहाँ पर अगर मुझे इसको इक्वल रखना है तो सिर्फ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे काम नहीं चलेगा, आपको लेफ्ट साइड में भी सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट साइड पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाइंग 1/2 वी गेट। अगर मैंने फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो अपने लिए 2 क्रॉस जो भी आपका आने वाला है। सो देखो क्या आएगा, 6x 4y और 4, ये आ गया। सेकंड को आपने कुछ करा था, कुछ नहीं करा था आपने। अगर आपने सेकंड को भी मल्टीप्लाई किया होता, सपोज मैं y की जगह x की कोएफिशिएंट इक्वल कर रहा होता, तो फिर मेरे को एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं मिलता। मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना ताकि यहाँ पे क्या बने, 5 3 15, और मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना ताकि यहाँ पे क्या बने, 15। तो 15 बनाने के लिए मेरे को दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ना था किसी नंबर से, तो फिर दोनों लिखने पड़ेंगे आपको, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे फिलहाल सिर्फ फर्स्ट को मल्टीप्लाई करके काम चल जाएगा। सो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड को कुछ नहीं करना है, उसको एज इट इज रख रहे हैं हम। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो अब ये मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप ये कोई बोर्ड के एग्जाम नहीं दे रहे हैं, स्कूल के एग्जाम नहीं है कि आपको प्रॉपर लिखना है, आपको ये चीजें दिमाग में करनी होंगी। यहाँ मेरा जो y का कोएफिशिएंट है क्या वो इक्वल हो चुका है, नहीं। अभी अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो एक +4 है, एक -4 है, लेकिन अगर मैं थोड़ी देर के लिए साइन को हटा दूं, तो अगर मैं सिर्फ नंबर की बात करूं, मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो 4y हो चुका है, तो बिल्कुल इक्वल हो चुका है। अब जो साइन है ना वो आपको बताएंगे कि आपको ऐड करना है या माइनस करना है। देखो 4y है, दूसरा -4y है, ऐड करके फायदा है कि माइनस करके। अगर मैं माइनस करता हूं तो 8y बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मुझे ऐड करना है। जैसे मैं ऐड करूंगा ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा आपके पास 11x, और ये क्या आ जाएगा 18, और 4 कितना होता है 22, ये आ गया। सो ये 22/11, सो x की वैल्यू 2। जब आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाती है, उसके बाद जो आपकी गिवन दो इक्वेशंस थी उनमें से किसी एक इक्वेशन में जो आपको ज्यादा सिंपल लग रही है उसमें आप ये वैल्यू डाल दीजिए। तो मैं x की वैल्यू कहाँ डाल दूंगा, फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दूंगा। फर्स्ट में कर लेते हैं, जहां पे भी आप करोगे आंसर आपको मिल जाएगा। सो अगर मैं फर्स्ट में कर रहा हूँ, सो x की जगह मुझे अब 2 लिखना है, और 2y जो है बिल्कुल अपनी जगह पे आएगा। यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 2y आया, यहाँ पे 2। सो 2y कितना आ रहा है, 2 - 6, तो ये आएगा -4, ठीक है। सो -4 आ गया, आई होप आपको ये दिख रहा हो। सो उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा 2y जो है वो आया -4, तो y कितना आ जाएगा -4/2, y की वैल्यू -2, ठीक है। सो x हमारे पास कितना आया था नीचे, x हमारे पास कितना आया था 2, और y हमारे पास कितना आया -2। बस यही होता है आपका सोल्यूशन, ठीक है। अब आपके पास x जो है वो 2 आया, y आपको -2 मिल गया, ये आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से आप, अब मैंने आपको एक बिल्कुल नॉर्मल सी एग्जांपल समझाई है, इसमें कोई ज्यादा आप बोलोगे कुछ बड़ा हटके क्वेश्चन आएगा, अगर आपको कभी सोल्यूशन निकालने का क्वेश्चन आता है तो वो ज्यादा हटके नहीं आएगा, उसको सिर्फ चेक करना है कि बच्चे ने मैथ्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको कोई एग्जाम हो रहा है जॉब के लिए तो सिर्फ बेसिक मैथ आपको आना चाहिए, वहां पे आपको कोई अपनी मतलब ज्यादा कलाबाजी दिखानी नहीं है। तो आपके पास जो भी आपको इक्वेशन मिलेगी उसको अपने नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है और उसके बाद वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल देनी है, तो ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है। एक तो इस तरह क्वेश्चन आता है, और एक जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट, वैसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं अभी हम। तो गाइस अभी हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, और आपको इस तरह का क्वेश्चन भी देखने को एग्जाम में मिल सकता है जो आपका एग्जाम होना है, कि आपको
यहाँ पर एक और अननोन चीज दिख रही है के। एक्स और वाई आपके दो वेरिएबल थे, उससे पहले जब हमने जनरल इक्वेशन लिखी थी। अब आपको एक के भी दिख रहा है जो के यहाँ पे अननोन चीज है। सो अब उस के को भी फाइंड आउट करना है आपने। और एक और आपको हेल्प दे रखी होगी यहाँ पे, ऑलरेडी आपको बोला हुआ है कि इस इक्वेशन में ये दो इक्वेशन जो आपको दी है इनका सोल्यूशन जो है वो नो सोल्यूशन है। ऑलरेडी गिवन कि आपके पास सोल्यूशन नो सोल्यूशन है, तो बताओ यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी। गॉट इट। तो अब आपने क्या करना है, आपने कॉन्सेप्ट यूज करना है जो मैंने आपको कोफिशिएंट का बताया था कि जब कोई दो इक्वेशन का सोल्यूशन नो होता है तो उनके कोफिशिएंट कैसे बिहेव करते हैं। सो कैसे बिहेव करते हैं, जब नो सोल्यूशन वाला केस आता है तो आपके पास a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। सो आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है ना। सो आपके पास a1 a2 b2 आपको यहाँ से मिल जाएंगे। देखो a1 कितना आएगा यहाँ से 3, b1 कितना आएगा k और c1 कितना आएगा 4, a2 कितना आएगा 1, b2 कितना आएगा 2 और c2 कितना आएगा 3। तो आपके पास कोफिशिएंट आ गए। अब कोफिशिएंट आपके पास आ गए और आपको पता है कि रिलेशन कौन सा फॉलो कर रहा है। हो सकता है एग्जाम में यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो, तब आपको वाला रिलेशन लगाना है, ठीक है ना। वहां पे रिलेशन क्या था कि तीनों इक्वल होंगे। हो सकता है यहाँ पे नो यूनिक सोल्यूशन आ जाए, तो यूनिक सोल्यूशन के केस में क्या करना है, तब कोई भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। उसी हिसाब से आपने काम करना है। तो यहाँ पे नो सोल्यूशन वाला केस है, ये मैंने लिख दिया। तो अब क्या आना चाहिए, देखो वहां से a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। ये प्रूफ नहीं करना है आपने कि इक्वल आ रहे हैं या अनइक्वल आ रहे हैं, ये ऑलरेडी गिवन है क्योंकि सॉल्यूशन नो है। तो हमने ये लिख दिया। अब a1 की वैल्यू क्या है, फिल करिए, ये लिख दिया। अब आपको पूछे कि k की वैल्यू निकालिए, k किसके इक्वल होगा। तो अगर आप k वाले की बात करें, k किसके पास है, मिडिल टर्म के पास। सो k किसके इक्वल होगा, मुझे ये नहीं बोला k किसके इक्वल नहीं होगा। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि k किसके इक्वल नहीं होगा कि आपकी इक्वेशंस का नो सोल्यूशन हो जाए। लेकिन आपको फिलहाल जो पूछा वो क्या पूछा कि k की वैल्यू क्या होगी जिसमें आपका सोल्यूशन जो है वो नो सोल्यूशन आ जाए। तो किसके इक्वल होगी, इक्वल वाले पे आपने सर्कल किया, मतलब आपको ये दो चीजें यहां से उठा के लेके जानी है यहाँ पे 3/1 k/2। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो k की वैल्यू क्या आ रही है 6, ये आपका आ गया। अगर आपको पूछा होता कि k की वैल्यू कौन सी नहीं ले कि आपका सोल्यूशन नो सोल्यूशन रहे, तो उस केस में आपको ये वाला लेना चाहिए था। तो ये वाला क्या है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 8 आ रहा है, तो मतलब ये हुआ कि 8/3 नहीं आना चाहिए k को। अगर 8/3 k आ जाता है तो ये नो सोल्यूशन नहीं रहेगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। सो यही आपके मेन क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपको क्या हो सकता है कि दो इक्वेशन, देखो मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आएंगे। मैंने देखो गाइस, मैंने भी लास्ट टाइम ये एग्जाम दिया था FAA वाला। तो मतलब मैं JKSSB के बहुत सारे एग्जाम दे चुका हूँ, मुझे अब ये समझ आ चुकी है, आपको भी लग गया होगा पता कि वो ज्यादा कुछ डेप्थ में नहीं पूछते हैं आपको। जनरली बच्चे क्या करते हैं, बड़ा डीप पढ़ के जाते हैं। और अभी तक तो यही प्रूफ हो रहा है कि जिसने ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ी हुई है लेकिन सारी कवर करी हुई है, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है इन केस ऑफ JKSSB। ज्यादा डेप्थ वाले जो है वो उतना अच्छा उनका इफेक्टिव नहीं हो पाता पेपर। तो बात यहाँ पे ये आती है कि पेपर में क्वेश्चन कौन कौन सा बनता है इस टॉपिक से। सबसे पहले आपको ये आ सकता है कि दो इक्वेशंस दी हैं, बताओ इनमें से इनका सॉल्यूशन कौन सा होगा, ठीक है ना। कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है, आपका यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, आपका इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन हो सकता है, आपके पास क्या हो सकता है, नो सॉल्यूशन हो सकता है। ये तीनों चीजें आ गई। उसके बाद आपको ये भी आ सकता है, दो इक्वेशन दिए, बताओ भाई इनका नेचर क्या लाइन का, ये पैरेलल लाइंस है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, यहाँ पे क्या है कोइंसिडेंट लाइंस है, ये हो गया। उसके बाद आपको ये आ सकता है कि आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, बताओ ये क्या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। या चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताओ इनमें से कौन सी कंसिस्टेंट लाइन है। तो कंसिस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए। सोल्यूशन कब होता है, यूनिक सोल्यूशन के केस में और इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन के केस में। तो वो आपने कोफिशिएंट से देख लेना है कि कौन सा सोल्यूशन है इसका, ये हो गया। उसके बाद आपके पास दो इक्वेशंस आ सकती हैं और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको सॉल्व करना है बाय एनी ऑफ द मेथड। मैंने आपको वो बताया जो सबसे शॉर्टकट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में शॉर्टकट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो एलिमिनेशन मेथड आप अप्लाई करोगे, वहां से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन पहले आपको चेक करना है कि सोल्यूशन है कि नहीं, मैंने बताया था आपको। उसके बाद नेक्स्ट आपको आ सकता है एक अननोन कांस्टेंट आपको देखने को मिलेगा बीच में, जैसे के था यहाँ पे, के हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो यहाँ पे बीच में आ सकता है और फिर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को बोली हो और ये भी दिया हो कि इस इक्वेशन के सोल्यूशन कौन से हैं। तो फिर आपने जो आपका नॉलेज होगा कोफिशिएंट को लेकर वो आपने अप्लाई करना है वहां पे, जो भी वहां पे कोफिशिएंट का रिलेशन बनता है उस केस में वो आपने फिट करना है वहां पे, और वहां से आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपका इसी पे क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर क्वेश्चन आने की गारंटी है कि नहीं आ सकता, ठीक है। सो यही था आपका हमारा आज का टॉपिक जो था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई होप आपको ये समझ आया।
जैसे ही हमारा सारे चैप्टर कवर हो जाते हैं उसके बाद मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आऊंगा, मतलब मॉक टेस्ट इन द सेंस के कुछ पर्टिकुलर जो टिपिकल क्वेश्चन जो होते हैं, 3-3 4-4 हर एक जो हमारे टॉपिक से है वो मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पे, ताकि आपको पूरा समझ आए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो गाइज आज के लिए इतने रखते हैं हम। तो अब आप लोग 9th और 10th का मैथ्स की बुक लेकर आप उसको सॉल्व करिए, देखिए वहां पे क्या क्या क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर कोई चीज नहीं समझ आती है वहां पे तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो डेप्थ है ना, जो मतलब कि जो मेन चीज इसमें है ना, वो मैंने आपको बता दी है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑल अबाउट व्हाट आई हैव टॉट यू। ओके, अब जो भी आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे वो बस आपकी प्रैक्टिस बढ़ाती जाएगी, और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना आप जो है परफेक्ट क्वेश्चन वहां पे कर सकते हो। तो गाइज अगर आप इस चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी चैनल को शेयर करें, ताकि जेके एसएसबी के जितने भी एग्जाम अभी आगे आएंगे, वीएलडब्ल्यू आपका पेंडिंग है अभी, सो उन सब के लिए जो मैथमेटिक्स सेक्शन होगी वो यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ, और जो भी मेरे से हो पाएगा, जो मेरे नॉलेज में होगा, मैं आपके लिए हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।